नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कोई भगवा पर दावेदारी कर रहा है, कोई सियासत में हरा रंग डाल रहा है, तो कोई मोहब्बत का रंग डाल रहा है, घोल रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार हमारी जीत का रंग और चोखा होगा, क्योंकि इस बार की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन मुद्दा है कि क्या देश की राजनीति में राजनीति में रंगनीति का दांव चला जा रहा है, क्योंकि पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज हमारा आदर्श है। उसके बाद ओवैसी मैदान में उतरे और कहा कि बीजेपी आरएसएस वालों को हरे रंग से बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। राहुल गांधी भी मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वो जैसा चाहे वैसा रंग अपना सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म किसी को डराना या धमकाना नहीं सिखाता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चाहे मेरा गला कट जाए, लेकिन मैं आरएसएस के दफ्तर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपना विक्ट्री गोल यानी टारगेट सेट कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 में मिली जीत के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या रंगों की सियासत से किसके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी। इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, सियासत के रंगबाज। ये सियासत का रंग युद्ध है, जिसमें कहीं हरे की बात हो रही है तो कहीं भगवा पर दावेदारी है। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भागवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं। अपने संघ में कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है, हमारे सामने आदर्श है भगवा ध्वज। रंगों की बात आई तो राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपने विचार पेश किए। हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में नफरत फैलाना, किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा है कि भाई नफरत फैलानी है। तो जो भी रंग अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन इस वार पलटवार के बीच बीजेपी ने 2024 को लेकर जो दावा किया है वो विपक्ष के सियासी रंग में भंग डाल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार 2019 से भी बड़ी जीत का टारगेट लेकर चुनावी मिशन में उतर रही है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया है, यानी 2024 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि विकास और जनता के मुद्दों की ताल ठोकने वाले नेता रंगों का टकराव करवाकर सियासी माहौल किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत के रंगबाज। अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हम आपको दिखाते हैं 2024 के सियासी रंग का विश्लेषण, और इस रंग के अंदर पॉलिटिकल रंग सबसे बड़ा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, जगत प्रकाश नड्डा की संगठनात्मक शक्ति, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूर्ण भरोसा। 2019 से बड़ी जीत का टारगेट सेट किया है गृह मंत्री अमित शाह, ये बोले। कांग्रेस, दक्षिण का किला मजबूत होने की पूरी आस है। राहुल की छवि परिपक्व नेता वाली बनाने की पुरजोर कोशिश है, और आंकड़ा डबल डिजिट में 99-100 पहुंचाने की प्रयास रहेगा कांग्रेस के लिए। और अगर कांग्रेस इसमें कामयाब रहती है तो कांग्रेस की यह बड़ी जीत मानी जाएगी। तीसरा मोर्चा, खुद को कांग्रेस से बड़ा साबित करने की तैयारी है। केजरीवाल, अखिलेश के साथ केसीआर का मिशन शुरू हो चुका है। एक चौथा मोर्चा भी है, गैर बीजेपी गैंग कांग्रेस वाले, छोटे दलों में भी सुगबगाहट है। सियासी चाल और चेहरे का अभी कोई अता पता नहीं है, इसमें असद ओवैसी भी आते हैं। बड़ा सवाल,
बीजेपी का मिशन 2024 विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी करेगा क्या? और इसी बड़े सवाल के साथ आज मैं इस चर्चा में जाता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्क्रीन पर आपके सामने है राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान मेरे साथ हैं। कल इनकी डिबेट सुपरहिट थी। आप तमाम लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और शुरुआत में राधिका खेड़ा आपसे मैं करता हूं। ये सियासत में कई रंगबाज हो गए हैं, कोई हरे की बात कर रहा है तो कोई भगवे की बात कर रहा है, लेकिन 2024 का रंग भी चढ़ रहा है और जनता के बीच में चढ़ रहा है। और अमित शाह कह रहे हैं कि 2019 से बड़ी जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसके आगे सब फीका, हर रंग फीका। सबसे पहले तो अमीश जी, आपके चैनल के द्वारा मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को। इस बात की मुबारकबाद कि उन्होंने खुद का प्रदेश हारा, जहां से वो आते हैं हिमाचल प्रदेश, और उनको दोबारा फिर भी रीइंस्टेट कर दिया गया और उनको एक्सटेंशन मिल गया। बहुत बहुत बधाई। और इस बात की भी बधाई देती हूं कि बावजूद इसके कि हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिनके एक फोन कॉल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम हो जाता है, उनको इतना बेइज्जत करवा दिया उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कि उनके खुद के एमएलए उनके फोन कॉल के बावजूद उनकी बात नहीं सुन रहे। इस हालात में भारतीय जनता पार्टी को ले आए, इस हालात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु मोदी जी को ले आए। उसके लिए तो उनको बधाई के पात्र बनते ही है कि उनको फिर भी एक्सटेंशन मिला। वाह, ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए और ऑपोजिशन फटाफट से अपना झंडा लहराएगी, अपना परचम लहराएगी। अब बात करते हैं जो आपने कहा कि सियासत के रंग। जी, रंग तो सिर्फ एक है और वो है मानवता। हम तो सिर्फ एक रंग जानते हैं और हमारा धर्म हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सब किसी भी धर्म का कोई रंग नहीं होता। हर धर्म का सिर्फ एक रंग है और वो है मानवता। उसी तरीके से हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी हो या हमारा कोई भी धर्म हो और कर्म हो, वो है मानवता। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसे कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, रंग से अलग करना चाहते हैं, धर्म, जाति, जात पात हर तरीके से करते हैं, तो हो सकता है रंग से भी इनको तकलीफ होती है। और वो तो पता ही है हमें, वो तो आज से नहीं, उनको तिरंगों के 3 रंग से भी नफरत है। वो तो हमारे तिरंगे को शुभ मानते आए हैं, तो उनकी सियासत ऐसी हो गई। लेकिन हमारे लिए सिर्फ मानवता ही सबसे बड़ा रंग और धर्म है। जी, मानवता इनके लिए सबसे बड़ा रंग है, सबसे बड़ा धर्म है। और बीजेपी का रंग नफरत का है, जैसा राहुल गांधी कहते हैं। और प्रेम शुक्ला, अमित शाह देश के गृह मंत्री ने बोला कि 2019 से बड़ी जीत होगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन एक सवाल, राहुल गांधी की इमेज मेकओवर कांग्रेस करने की तैयारी कर रही है लगातार जी, और कह रही है बीजेपी ने करोड़ों खर्च डाले, लेकिन इमेज राहुल गांधी की अब जो उभर रही है उसको नहीं धूमिल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक सॉलिड नेता की तरह उभर रहे हैं। गर्त में गिरने पर, जो व्यक्ति खुद गर्त में गिरने पर आमादा हो, उस पर किसी को खर्च करने की आवश्यकता है? सवाल यह पैदा होता है। एक हमारे यहां मुंबई की कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। कांग्रेसी रोज चुनाव हार रहे हैं, फिर भी टांग ऊपर है इनकी। तो जिस तरह की बातें कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मानसिक स्थिति लगातार पराजयों के कारण किस तरह से विकृत हो गई है, इसका प्रमाण स्वयं देते हैं। वो अब उस पर क्या कहने की आवश्यकता है? ये कह तो रहे हैं कि हमारा रंग से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो भगवा रंग तो आतंकवादियों का रंग था। आपको ध्यान ही होगा, भगवा तो आतंक का रंग हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले जो है पगड़ी पहनने की बात आई, गुरुद्वारे में जाने के पहले श्रीमान राहुल गांधी, वो वीडियो भी सबके सामने है कि भगवा क्यों पहनना चाहिए, भगवा पर उनको आपत्ति थी। तो जिनको, कुछ लोगों को तो भगवा से आपत्ति है, हिंदू से आपत्ति है, हिंदुत्व से आपत्ति है, हिंदुस्तान से आपत्ति है, ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? और जहां तक रही अमित शाह जी के बात की बात, तो अमित शाह जी ने 2014 में कहा था हमको 272 प्लस सीटें मिलेंगी, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस के लोग तो बहुत ही ज्यादा जोर से अट्टहास किया करते थे। 282 सीटें इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके जनादेश दिया। 2019 से फिर हम लोग कह रहे थे कि हम 300 पार करेंगे, तब भी लोगों ने अट्टहास किया, दुनिया भर के तर्क लगाए, क्या क्या नहीं कहा, कैसी अभद्र और फुहड़ बातें नहीं की
चौकीदार चोर है का नारा लगाया, निर्णय क्या आया? 303 सीटें आई। तो आज आदरणीय अमित शाह जो कह रहे हैं वो फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो परिश्रम की पराकाष्ठा है से लेके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई मेरा गला काट दे, मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा। लेकिन ठीक है, राधिका खेड़ा, आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि मेरा कोई गला काट दे, मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको आरएसएस के दफ्तर किसी ने जाने के लिए फोर्स कहाँ किया है? तो गला काटने की तो बात ही नहीं आती, तो मोहब्बत के पैगाम में नफरत क्यों? गला काट की बात क्यों? जी, जो राहुल जी ने कहा वो भी मैं दोहराती हूँ कि मेरे को भी कोई आरएसएस के ऑफिस जाने कहेगा तो मैं अपना गला काट दूंगी। तो बुला कौन रहा है? क्योंकि नफरत जहां फैलाई जाती है वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे बैठ के प्रेम शुक्ला जी ने 2 बातें कही जिनको उठाना बहुत जरूरी है। और अमीर जी, आप हमेशा टोकते हैं जब कोई गलत बात बोलता है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि राहुल जी को आपत्ति थी भगवा रंग की पगड़ी पहनने से, कहां थी आपत्ति? दिखाइए जरा वो डायलॉग। और मैं फिर बोल रही हूं कि प्रेम शुक्ला जी, आपको टैग करके अगले 2.5 मिनट के अंदर मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी और आपको एक्सपोज करूंगी, और अमीर जी के चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से, क्योंकि अमीर जी कभी भी झूठे बयान अपने चैनल पे, अपने शो पे दिखाने नहीं देते। तो ये बार बार जो आप लोग झूठ फैलाने का काम करते रहे, कभी धर्म के नाम पर तो झूठ मत बोलिए। इसीलिए जो आप लोग सियासत करते आए हैं, 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोली थी तो चुपचाप सुनिए। अमीर जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी जब ये झूठ बोले थे। अब आती है दूसरी बात। डांटिए मत, मैं आपका कोई नौकर नहीं हूं। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ढंग से बात कीजिए, अभद्रता मत कीजिए, बदतमीजी सुनने में यहाँ नहीं आया हूँ। बताइए, बदतमीजी मत कीजिए, एक सभ्य आदमी की तरह डिबेट बदतमीजी आपके रगों में होगी, लेकिन ये विमर्श है, यहाँ बदतमीजी मत कीजिए, तार्किक बहस करनी है कि बदतमीजी मत कीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप बारंबार जो है ये दिखाइए मत कि आपका चरित्र और आपका जो है संस्कार क्या है, आपकी पार्टी का चरित्र और अपना संस्कार मत दिखाइए। आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं बताइए, तो इतनी तकलीफ क्यों? आप कौन है ये पूछने वाली? मैं हिंदू हूँ। जिसके राहुल गांधी का धर्म पता नहीं है वो मुझसे कौन पूछने वाले? मेरा धर्म लोग जानते हैं, मेरा धर्म लोग जानते हैं, मेरा धर्म घोषित है। मैं राहुल गांधी की तरह बहुरूपिया थोड़ा हूँ, मैं राहुल गांधी की तरह मैं दोगला हूँ, मैं बहुरूपिया हूँ नहीं, मैं राहुल गांधी की तरह दोगला हूँ। अच्छा, एक एक करके प्रेम शुक्ला जी, राधिका जी, मैं कह रहा हूँ, एक तो देखिए, जी, लेकिन देखिए, मैं फिर अपने सवाल पर आता हूँ, मैं फिर अपने सवाल पर आता हूँ। जी, एक करके आप दोनों को मैं मौका दूंगा। मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। 1 सेकंड सर, मैडम 1 सेकंड मैडम, मेरा राधिका जी, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल था आपसे। गला कट भी जाएगा लेकिन हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे, आपने बोला, मैं भी रिपीट करती हूँ, लेकिन बुला कौन रहा है? मेरा पॉइंट ये है कि आरएसएस ने न्योता नहीं दिया, आरएसएस ने फोर्स नहीं किया, बीजेपी ने कहा नहीं है, तो ये बात कहां से आती है कि हमारा गला कट जाएगा, हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे? इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और इसका कोई लिटरली मीनिंग है। दैट्स माय पॉइंट। अमीश जी, आप लोगों को प्रेस वार्ता देखनी चाहिए थी ना, कि सवाल क्या पूछा गया, किसका क्या जवाब दिया गया। आरएसएस के साथ चलने की, आरएसएस को लेकर सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिया। सवाल भी तो देखिए ना कि क्या पूछा गया था। फिर से मैं बोलूंगी, मेरा धर्म हिंदू है, मैं नहीं जानती प्रेम भाई साहब कौन से धर्म से आते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू है, सनातनी है। हर इंसान अपने गर्व से बताता है, ठीक है। अगर सनातनी है तो मुझे ये बताएं कि हमारी कौन से धर्म ग्रंथ में या कहां पे लिखा हुआ है कि भगवा हिंदुओं की पहचान है? कहां लिखा है? कौन से रंग, क्या भगवा रंग हो या कोई भी रंग, वेद पुराण उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कुछ भी उठा लीजिए, कहां लिखा है कि भगवा हिंदू की पहचान है? आज ये चैलेंज है, बताइए। मैं बता रही हूं, ये कहीं नहीं लिखा है। तो हमारे धर्म को रंग के नाम से पहचानना, रंग के नाम पे बोलना बंद करिए। हिंदू धर्म की पहचान, ठीक है। अब प्रेम शुक्ला की बारी है, प्रेम शुक्ला की बारी है। लेकिन ये सैफरन को लेकर, भगवा को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत कुछ कहा था, उस पर भी सवाल उठेगा। लेकिन ओके, प्रेम शुक्ला जवाब। एक धर्मग्रंथ जी, देखिए, मेरा धर्म तो स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन आज तक राहुल गांधी का धर्म कोई नहीं ढूंढ पाया। दत्तात्रेय गोत्र कोई नहीं ढूंढ पाया, कहां होता है कौल दत्तात्रेय गोत्र? जवाब बताइए। तो राहुल गांधी का धर्म पहले पता लगा लीजिए कि फिरोज गांधी के घर में जो है कैसे हिंदू दत्तात्रेय गोत्र कैसे पैदा हो गया, ये भी जरा बताइए ना। ये विज्ञान के
किस जो है रसायन से एक पारसी के घर में कैसे हिंदू पैदा हो गया, जरा इसका शोध लगा के बताइए। मेरा धर्म तो स्पष्ट है, मैं नाम को शुक्ल गर्भ गोत्री मैं हूं, मेरा गोत्र स्पष्ट है, मेरा सूत्र स्पष्ट है, मेरा कोई उसमें जो है। लेकिन राहुल गांधी जैसा पाखंडी फिरोज गांधी के घर में दत्तात्रेय गोत्र वाला कैसे पैदा हो गया, ये सारा कांग्रेस मिलकर सिद्ध कर दे। एक बात। अब दूसरी बात देखिए, दत्तात्रेय गोत्र कौल गोत्र वाला पाखंडी धूर्त यही कह सकता है इस तरह की बात। फिर मेरे दादा जो फिरोज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। मेरे दादा इस्माइल हो सकते हैं क्या? मेरे दादा बोमन जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूं, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूं, क्योंकि मैं नौटंकी धर्म की नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म स्पष्ट है। लेकिन जिनका धर्म जो हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, अब भगवा रंग पर पूछ रही हैं, तो ये सुशील कुमार शिंदे से पूछिए ना कि हिंदू आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यों कह रहे थे। ये भगवा शब्द जो है वो इटली से लेके आए थे क्या? रोम से लेके आए, वेटिकन वालों ने भेजा था, कहां से ले आए जरा बताइए मुझे। और भगवा त्याग और बलिदान का रंग है, भगवा समर्पण का रंग है, और हिंदुत्व जो है त्याग बलिदान और समर्पण की हमेशा कदर करता है। ये कोई तरीका हो रहा है? नहीं मुझे बताइए ना, आप मेरा धर्म पूछ रही थी ना, राहुल गांधी का धर्म बताइए ना, बताइए वो पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ, बताइए ना, आपकी हिम्मत है। मेरा धर्म पूछ रही थी ना, मैं मेरे दादा परदादा का नाम बताने को तैयार हूँ। मेरा राहुल गांधी के दादा परदादा का नाम बताइए ना, आप ही पूछ रही थी ना। भाषा का ध्यान रखें आप लोग। बताइए ना, मैं मेरे दादा परदादा मैं गर्व से लेकर पंडित रामचंद्र शुक्ल पितामह तक की सबकी मैं कुल गोत्र को बताने को तैयार हूँ। लेकिन बताओ राहुल गांधी, भाषा का ध्यान गांधी का पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ? पारसी के कुल में जो है मैं निवेदन करता हूं कि देखिए एक सेकंड और सीजफायर, आप दोनों को मैं कह रहा हूं सीजफायर, एक सेकंड। देखिए हम भाषा मर्यादित रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा का स्तर बनाए रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राधिका आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं पहले वारिस पठान को मौका देता हूं। वारिस पठान, आप रंगों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में तो हरा रंग भी आता है और भगवा भी आता है, दोनों आते हैं, और असद ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी को एक रंग से नफरत है। नहीं, हमको तो अमीश भाई कोई रंग से नफरत ही नहीं है। हमारे तो तिरंगे में भगवा हरा सफेद सब रंग है। हम तो तिरंगे को चाहते हैं। तो आरएसएस को आपत्ति थी ना अपने तिरंगे से, इसलिए 52 साल तक हमारे इन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर लहराया नहीं उनको। इनके लिए तो भगवा रंग ही शुभ था, और हमको भगवा रंग से भी कोई एलर्जी कोई आपत्ति नहीं। अमीश भाई, आप मैं हम सब जितने बैठे तो खाते हैं ना, जर्दा में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, और कभी वो लड्डू भी बांटते हैं वो रंग के, तो क्या आपत्ति होना चाहिए। मगर भाजपा जब से आई है ना सत्ता में, इन्होंने हर चीज को बांट दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू का रंग भगवा, मुसलमान का रंग हरा, इन्होंने रंगों में भी देश को बांट दिया। अब गुलबर्गा के अंदर के स्टेशन पे हरा रंग किया गया था तो उसको भी हटा दिया। मैसूर के अंदर एक मस्जिद के तरह पे तो फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी रंगों को बांट रही है। तो राहुल गांधी एक मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं बीजेपी रंगों को बांट रही है, लेकिन राहुल गांधी तो प्यार बांट रहे हैं, लेकिन उन राहुल गांधी पर भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं मैं तो प्यार बांट रहा हूं। नहीं, मैं तो मेरे लिए तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसी में कोई कमी नहीं है। पहले तो होड़ लगी थी कौन बड़ा हिंदू, मोदी ने कहा था मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेदारू हूं, फिर अभी तो तपस्वी बन गए हैं राहुल गांधी। और दोनों के भी जो विकास का बात करना था दोनों हट गए। अब इन लोग बस रिलीजन के मैटर के ऊपर ही के चुनाव लड़ेंगे, मगर देश जनता देख रही है। अभी राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं गले काट दो तो भी मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने तो विकास की बात करी, उन्होंने बोला सबका विकास करिए, सबका विश्वास करिए। नहीं, वो तो सबसे बड़ा जुमला है मोदी का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो सबसे बड़ा जुमला है। अमीश भाई, बीजेपी ने अपना 2024 का जो मैंडेट चालू किया है उसमें तो बता दिया ना। अमित शाह ने कहा कि हम भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, उस पे मुद्दे पे लड़ेंगे। कर्नाटका के लीडर ने कहा कि हम लव जिहाद के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, डेवलपमेंट विकास की बात पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक के नेता से बड़ा या किसी और नेता से बड़ा तो नरेंद्र मोदी का बयान होगा ना। ओके डॉक्टर अजय लोग अमित शाह जब कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और जगत प्रकाश नड्डा की संगठनात्मक शक्ति पर हम ये चुनाव लड़ेंगे और 2019 से बड़ी जीत दर्ज करेंगे, तो फिर कहा जाता है कि एक बार फिर सपने ले रही है भारतीय जनता पार्टी।
फिर कहा जाता है, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा कोई गला भी काट देगा तो मैं संघ के दफ्तर नहीं जाऊंगा, मैं प्यार बांटने आया हूं, मैं प्यार बांटूंगा और नफरत को मिटाऊंगा। एक नए राहुल का अवतरण हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, देखिए अमित, सबसे पहली बात, कांग्रेस की प्रवक्ता हो चाहे कोई हो, एक बात समझ लें कि भगवा शब्द भगवान से आता है, इसलिए अगला एक लाइन भी भगवा के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि ये शब्द भगवान से निकला हुआ शब्द है और ये कर्म नॉनसेंस और कर्म और बलिदान की याद दिलाता है। एक सेकंड तमीज से बात कीजिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू ऑलवेज स्पीक नॉनसेंस। यू बेटर कीप शट। दिस इज नॉनसेंस। जब आपके चैनल पे मैंने बोला भगवान के शब्द आता है, ये भगवा। तमीज से बात कीजिए, ये दोनों चीजें तमीज से बात कीजिए। भगवा के बारे में भद्रता आप ही लोग करते बात को रख रहे हैं। आप धमका भगवा के बारे में भद्रता आप ही लोग करते हैं। पहले जान जाइए, नॉनसेंस बोला। कहाँ लिखा हुआ है? अजय लोग आपके बीच में नहीं बोले थे। कहाँ लिखा है हमारे धर्म में कि हमारे धर्म को नफरत फैलाना बंद पढ़िए, और ये झूठा पढ़िए, अगर बुद्धि नहीं है तो पढ़िए, पढ़ लीजिए, जरा शास्त्रों का ज्ञान लीजिए, गीता रामायण पढ़ लीजिए। गीता रामायण पढ़िए। राधिका खेड़ा जो कहती है घर से की बहुत बड़ी हिंदू हूँ, तो जाए गीता रामायण पढ़िए। बताइए, जब आप पढ़ी नहीं है तो बोलिए मत। ऑफिशियल कलर है, आपको पढ़ी नहीं है तो बोलिए मत। आपको पता है क्यों बोल रही है बिना मतलब का? बोल के कांग्रेस की खबर खोल दी आप लोगों ने, तभी माने ज्ञानी नहीं हूँ। अमित जी ऐसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड देखिए राधिका मेरा निवेदन है, आप अपनी टर्न पे बोलिए। आपने एक शब्द यूज करा अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए। मेरा निवेदन है अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए, आपने एक वर्ड यूज करा नॉनसेंस, मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता थी। आप अपनी बात को रखिए डॉक्टर अजय आलोक। राधिका आप अपनी टर्न पे बोलिएगा, आप काउंटर करिए, आप एक्सपोज करिए अजय आलोक को, आपका पूरा राइट है, लेकिन उनका भी राइट है अपनी बात रखने का। उन्होंने 16 मिनट सुना है, उसके बाद बोले हैं वो डॉक्टर अजय आलोक। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवा शब्द भगवान से आता है, इसमें हमारी आस्था है। जिनको अगर नहीं ज्ञान है तो उस पर बिना मतलब का प्रवचन ना करें। दूसरी बात, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से हैं, तो वो तो स्वाभाविक है ना कि जब आएंगे तो बोलेंगे ही कि हम पिछली बार से और अधिक बड़ी जीत हासिल करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या 2014 में बोलती थी क्या कि हम हार जाएंगे, हमको 50 सीटें भी नहीं आएंगी? वो तो यही कहती थी ना कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनाएगी। तो हर एक दल का ये अधिकार है, उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा, रंगों पे जब विवाद हो रहा है तो अभी मैंने वारिस भाई को भी बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी जी को भी पढ़े नहीं थे, इसलिए उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए गुलबर्गा स्टेशन के बारे में हरा रंग बोल दिया। गुलबर्गा स्टेशन को किसी हालत में हरे रंग में नहीं रंगा जा सकता है, क्योंकि रेलवे कोड ऑफ कलर्स है जो आज से नहीं चला जा रहा है, जिसमें कहता है, स्पेसिफाई करता है कि रेलवे की बोगी किस कलर की रहेंगी और रेलवे की बिल्डिंग्स किस कलर में रहेंगी, और उसमें हरे रंग में सिर्फ कोच है, रेलवे की बिल्डिंग्स नहीं है। यह तुष्टीकरण का काम था जिसको बदला गया, कोई गलत नहीं किया गया। पटना में पुलिस स्टेशन को हरे रंग में कर दिया जाता था, मैंने देखा है, आपने देखा है, इस पर स्टोरीज हुई हैं। ये क्यों किया गया था? तुष्टीकरण के लिए, खासकर अल्पसंख्यक मोहल्लों में ये किया जाता था। अरे आप पटना की बात करें, वहां तो रामचरितमानस को भी नफरती जिसे कहते हैं ग्रंथ बता दिया गया है। एक व्यक्ति वो ऐसा बोल रहा है और लगातार वो पद पे भी बना हुआ है। नहीं, और वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भाई जी। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मंत्री डिफेंड करते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बोला है कुछ, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आर पार। पुलिस को 4 संदिग्धों की तलाश है, जिसके लिए पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 2 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बदला ठिकाना। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने दाऊद को कराची के डिफेंस एरिया में किया शिफ्ट। छोटा राजन के गुर्गों की गिरफ्तारी की आई तस्वीर। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। महंगाई और खाने की मांग पर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को करेंगे संबोधित।
दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। चुनाव आयोग आज शिवसेना के दोनों गुटों के विवाद पर शाम 4 बजे सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पक्ष के सामने आमने सामने ये होगी सुनवाई। राहुल गांधी और पंजाब के सीएम में जुबानी जंग तेज। राहुल ने भगवंत मान पर लगाया केजरीवाल के इशारों पर काम करने का आरोप। जवाब में सीएम मान बोले, उल्टा सीधा ना बोले तो ही अच्छा हो। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। शिक्षकों को फिनलैंड भेजे जाने से रोकने के मामले पर हुई चर्चा। मार्शल ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर तेज हुई तनातनी। पेपर लीक मामले में गहलोत ने पायलट के आरोपों का दिया जवाब। कहा, सरकार को बदनाम करने की साजिश। आईपीएस सोनाली मिश्रा को बीएसएफ ईस्टर्न जोन की एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर तैनात होने वाली सोनाली मिश्रा बीएसएफ की पहली महिला अधिकारी। केंद्र ने राज्यों से शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश जारी किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश है। भोपाल में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक होगी शुरू। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक का करेंगे शुभारंभ। प्रयागराज के महंत नरेंद्र गिरी केस पर आज होगी बड़ी सुनवाई। मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों पर आज तय होंगे आरोप। प्रयागराज की सेशंस कोर्ट में तय होंगे आरोप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हॉट एयर बलून फेस्टिवल की शुरुआत। बैलून के जरिए पर्यटक आसमान में 7 किलोमीटर तक का सफर करेंगे तय। धर्मनगरी काशी में 4 दिन तक चलेगा हॉट एयर बलून शो। सतरंगी नजर आया आसमान। हॉट एयर बलून को इंग्लैंड के पायलट ने उड़ाया। लोगों ने खूब आनंद उठाया। गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी आज। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर हत्या का आरोप। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार के काफिले पर हुआ था हमला। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने स्कूटर सवार को कुचला। मौके पर हुई उसकी मौत। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 19 मोबाइल फोन जब्त। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर प्रतिबंधित वाहनों का काटा चालान। ये विशेष अभियान एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए। जोशीमठ में आपदा पीड़ित 190 परिवारों को मिला राहत पैकेज। पीड़ितों में बांटे गए 2 करोड़ 93 लाख रुपए। अब तक 400 मकानों के क्षतिग्रस्त होने के आंकलन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हाजी इकबाल के घर पर 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई की गई। लगभग 24 मामलों में फरार चल रहा है आरोपी हाजी इकबाल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार। घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। सड़क से बर्फ हटाने के लिए लगाई गई मशीन। उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात हुआ प्रभावित। 15 ट्रेनें देरी से चल रही। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान। दिल्ली में कोहरे और ठंड का कहर जारी। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई विमानों की उड़ानों में देरी। स्कूल फीस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15% हिस्सा करना होगा वापस। अदालत ने कंप्यूटर लैब और मेंटेनेंस जैसे चार्ज न लेने के दिए आदेश। बिहार के अरवल और जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार का समाधान यात्रा। 7 निश्चय योजना के तहत सोनबरसा पंचायत का करेगी निरीक्षण। बिहार के गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। यूपी से लाई जा रही थी शराब तस्कर मौके से हुए फरार। लाखों का विदेशी सामान पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज करके 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में पत्नी के प्रेमी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 गुटों में गैंगवॉर का मामला आया सामने। गैंगवॉर में 3 लोगों की हुई हत्या। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जेल।
यूपी के महोबा में दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी लड़के ने लड़की को धमकाया और पीड़िता के परिवार वालों पर पुलिस ने शिकायत न करने के लिए दबाव बनाया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। वहां के पैरा नदी में दुर्लभ 4 आंखों वाली मछली दिखाई दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 हथियार सप्लायर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 18 पिस्टल और 20 मैगजीन बरामद। 400 अवैध हथियार सप्लाई करने का आरोप। पंजाब पुलिस ने लाखों के ड्रग्स किए जब्त। ड्रग्स मामले में तेजी से फरार आरोपियों की हो रही है गिरफ्तारी। बिहार के आरा में दहेज के आरोप में महिला की हत्या। आरोपी पति मौके से फरार। सास ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में मानव कंकाल किया गया बरामद। पुलिस ने बंद पड़ी टंकी से निकाला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के शक्तिनगर में 4 बदमाशों ने 42 साल के आदमी से लूटपाट की। पैर में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन मामले में आरोप में पुलिस मेजर को गिरफ्तार करके लेकर गई है। सड़क किनारे खड़ी लड़की को कार ने मारी टक्कर। थाईलैंड के बैंकॉक में बड़ा हादसा। टैंक में आग लगने से मचा हड़कंप। वहां से जो तस्वीरें आई सामने उनमें आग की भयानक लपटें दिखाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग में 6 लोगों की मौत। आरोप है कि 2 संदिग्ध ने एक घर में ताबड़तोड़ की फायरिंग, जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन की जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा एक्शन। समंदर में एटमी सुनामी वाले टॉर्पीडो का परीक्षण। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग लेने अमेरिका पहुंचे 100 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं धमाकेदार 50। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें बोली हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। बीजेपी कार्यकारिणी में मोदी का मंत्र है मुस्लिमों के बीच में जाएं। सूत्र ये कह रहे हैं पसमंदा बोरा मुस्लिमों से मिले जाकर, और वोट के लिए ना हो ये मुलाकात। वोट के लिए मुलाकात नहीं होनी चाहिए है, सभी को आगे ले जाने की सोच हो, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, ये कहा है बीजेपी कार्यकारिणी में। नरेंद्र मोदी का यह मंत्र है। मैं सीधा इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ वारिस पठान है। वारिस पठान, क्या कहते हैं आप? ये देखो, बिल्कुल जुमला है। मोदी जी ने तो पहले भी कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर क्या हुआ? हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, लेकिन जब हमारी बेटियों को पढ़ने जाना था स्कूल कॉलेज में तो हिजाब पहन के जाने का परमिशन नहीं दिया मोदी जी ने। सबका साथ की बात करते हैं, आज भी लोग उनको मार रहे हैं। लोगों को JSR नाम बोलने पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। बार बार हम बोलते हैं कि मोदी जी एक सख्त कानून बनाइए, वरना ये लोग मारते ही जाएंगे मुसलमानों को JSR के नाम पे। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। और एक कानून बनाइए, मुसलमानों को मारते जाएंगे। वही फियर मॉन्गरिंग ना करें ना हम लोग। फियर मॉन्गरिंग क्यों कर रहे हैं वारिस पठान? नहीं, फियर मॉन्गरिंग नहीं, ये फियर मॉन्गरिंग ही तो है। मुसलमानों को मार दिया जाए, मारते रहेंगे। किसने मारा मुसलमानों को? कहा था कि मॉब लिंचिंग जो हो रही है उसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए। अरे देश में 2 मॉब लिंचिंग हो गई, आपने तो लिंचिस्तान बना दिया था हिंदुस्तान को, याद नहीं है आपको? 2 मॉब लिंचिंग के बाद आपने लिंचिस्तान का नाम दे दिया था। लिंचिस्तान हो गया हिंदुस्तान। अरे लिंचिंग कब रुकेगा अमीश भाई? अगर लिंचिंग इसी तरह होता रहा तो कहां चला जाएगा देश? कानून नहीं बनाते। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रहा है, लेकिन उनके फुट सोल्जर सुनते हैं क्या उनकी बात? अरे 8 साल से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, आप देखिए कितनी नफरत बढ़ गई है देश के अंदर। रंग के नाम पे बढ़ गई, गाय के नाम पे बढ़ गई। इनको हमारे मदरसे से इनको हमारे मदरसों से तकलीफ, हमारे हिजाब से तकलीफ, खाने पीने से तकलीफ, रंग से तकलीफ। जी 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 जी, एक इंसान बताइए मुसलमानों के खिलाफ। प्रेम शुक्ला भी कहना चाहते हैं, डॉक्टर अजय लोग भी कहना चाहते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग, फर्स्ट यू मोदी को ब्रेक लगाना पड़ेगा। इन बेलगाम घोड़ों पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को ब्रेक लगाना पड़ेगा। जी 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 जी, जवाब। इन बेलगाम घोड़ों पे प्रधानमंत्री जी तो 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने या उसके पहले से, तब से ही मैसेज दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि लोग उसको ग्रहण कैसे करें। आज उन्होंने जो बात बोली तो क्या एक्शन लिया? वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोली। और एक मिनट, और वो जब बोली
तो बहुत कन्विक्शन के साथ बोलिए, उसको लोग फॉलो भी करेंगे। लेकिन आपका क्या करेंगे साहब? आपको तो सोते जागते ऊपर और नीचे हर समय 24 घंटा मुसलमान ही दिखता है। आपने कभी देश के हिंदुओं के बारे में चर्चा किया? हम तो संविधान की बात करते हैं, हम तो दलित भाइयों की बात करते हैं, आपके साथ हाँ, हिंदुओं की बात जब आती है तो संविधान याद आ जाता है। चारों रंग को पसंद करते हैं, हिंदुओं की बात जब याद आती है तो संविधान याद आ जाता है। बाकी समय मुसलमान याद आते हैं, बाकी समय मुसलमान याद आते हैं। हिंदुओं की बात जब आती है तो मुसलमान की टोपी से नफरत है, आपको मुसलमान की दाढ़ी से नफरत है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस से कोई आपसे सीखे, समझे ना। और अब मुसलमानों का बिना मतलब का अधिकार क्यों क्या सीखेंगे? संविधान के दायरे में बात रखने को जिस प्रदेश में जाते हैं वहां का मुसलमान आपको रिजेक्ट कर देता है। संविधान को मानने को पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे तो करिए, हम करेंगे। वहां का मुसलमान रिजेक्ट कर देता है। पता नहीं हैदराबाद में रिजेक्ट कर दिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। कभी खाने के नाम पे बांट दिया। अरे बांटने का सबसे बड़ा काम आप करते हैं भाई, बांटने का काम सबसे बड़ा आप करते हैं। इसको बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, बहुत जरूरी है। ये जब से भाजपा आई है और आपको भाजपा के प्रवक्ता का टैग लगा के बैठ जाओ, आप तो आरएसएस का प्रवक्ता बनने का टैग लगा के बैठ जाओ। हम तो आपके लिए बोल रहे हैं, मेरी चिंता आप क्यों यही समझते हैं स्पोक्स पर्सन? मेरी चिंता आप संविधान की बात नहीं करेंगे। हमारे लिए मेरे भारत महान देश के मेरा निवेदन है, एक एक करके सब अपनी बात को रख ले। मेरे महान भारत देश के सेक्युलरिज्म को क्यों नष्ट कर रहे हो? जी एक करके अपनी बात को रख ले। कूद गए, एक एक करके अपनी बात को रख ले। जब मैंने बोलना शुरू किया ये बीच में। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अपनी बात को कंप्लीट करिए। 40 सेकंड आपके पास है, मेक योर पॉइंट। मैं 20 सेकंड में खत्म कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब बोलना शुरू किया तो पहले कांग्रेस प्रवक्ता कूदी क्योंकि सच्चाई थी, मिर्ची लगी। मैंने इनके बारे में बोलना शुरू किया तो ये कूद गए क्योंकि सच्चाई है, मिर्ची लगेगी तो स्वाभाविक है कि मेरी बात नहीं जाए। लेकिन मेरी बात नहीं है, ये आम मानस की बात है, आम जनता की बात है। जो परसेप्शन आप लोग के बारे में गया हुआ ऑलरेडी, उसको कैसे बदलोगे? उसके लिए अजय आलोक की जरूरत नहीं है। ये अवधारणा आप लोग की जनता के बीच में गई हुई है कि सबसे बड़े सांप्रदायिक कीड़े हो आप लोग। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना, डराना या मारना चाहिए। हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में नफरत फैलाने को नहीं कहा गया है। ये बात अजय आलोक जो कही गई है वो किस संदर्भ में कही गई है आपके अनुसार? क्योंकि राहुल गांधी का ये नया रूप है, जैसे कांग्रेस कह रही है, ये तपस्वी अवतार है। नहीं किया है कि नफरत फैलाओ या किसी को मार डालो। जी अजय आलोक 10 सेकंड सब सिखाता है हर धर्म। वारिस जी अपनी हिंदू धर्म में बिल्कुल जी अजय आलोक, हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया है नफरत करो, बल्कि हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो, जो हम लोग करते भी हैं। पर राहुल जी को क्या लग रहा है? किसी को काफिर नहीं कहा गया। हिंदू धर्म में कभी यह नहीं कहा गया कि दूसरे की धर्म की इबादत करना गद्दारपंती, अपने कौम के प्रति नफरत, ये सब हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। सहिष्णुता हमारा वेपन है, सबको एब्जॉर्ब करने की हमारी शक्ति है। राहुल गांधी ये बात जानबूझ के टारगेटिंग करने के लिए कहते हैं। उनका वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करते हैं, लेकिन वो तो प्यार बांट रहे हैं। प्रेम करना चाहते हैं कि आरएसएस नफरत फैला रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है प्यार कहां बिकता है, नफरत कहां बिकती है। आपने खरीदा है कभी? क्या ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान में तो सामान खरीदा बेचा जाता है ना। आपने कभी अमीर जी या इस पैनल में किसी बैठे हुए लोगों ने मोहब्बत खरीदी? मेरे से क्यों आप पूछ रहे हैं? राधिका जी से पूछिए। राधिका जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो करें नफरत और मोहब्बत कहां बिक रही है जो राहुल जी खरीद रहे हैं? जी नफरत तो पूरे देश में है। अरे अजय आलोक कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम मुद्दे पे आते हैं। मैं इनकी बातों का जवाब ही नहीं देना चाहता। आपने एक बहुत अहम बात अभी ब्रेकिंग में बताई अमीश जी, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमानों के यहाँ जाओ। बड़ी अच्छी बात है, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। अभी अजय आलोक साहब ने यह भी कहा कि 2014 से वो यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, यही बात कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। चलिए कम से कम भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर तो हुआ कि वो मुसलमान के घर जाने को राजी हो रहे हैं और अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वही पार्टी जो मैं फिर दोहराऊंगी, अभी विधानसभा जब हाल ही में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के पिछले, तो एक भी मुसलमान को इस लायक नहीं समझा कि उसको टिकट दी जाए। आज वोट के लिए सही, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर हो रहा है, राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं 3000 से ज्यादा अधिक किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। कल तो एक और असर भी देखा उनका हमने जी, जो प्रधानमंत्री जी ने 500 मीटर की यात्रा तो निकाली, वो अलग बात है। ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, गाड़ी से यात्रा करना, और वो तो खैर महंगी महंगी शॉल पहन के भी आते हैं पूरा स्टाइल से, वो अलग बात है। लेकिन आज मजबूर तो हुए कि अपने कार्यकर्ताओं को तो कम से कम ये बोला कि जाओ, कम से कम बोले तो। अब
कथनी और करनी में कितना ठीक है, अंतर जवाब होता है ले वो लेते हमने हैं। 2014 जैसे आलोक जी ने बताया, उसका अंतर देख लिया। मैं फिर दोहराऊंगी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक भी मुसलमान को लायक नहीं समझा। तो आप किस हिसाब से, जब आप उनको ये लायक ही नहीं समझते कि वो आपके पार्टी को रिप्रेजेंट करे, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है उसमें एक टिकट के लायक नहीं समझा। पर अच्छी बात है, ये बहुत वेलकम स्टेप है अगर वो कह रहे, पर कि सबके घर जाना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला, ठीक है, प्रेम शुक्ला भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, प्रेम शुक्ला। जो मोहब्बत भी दुकानों में खरीदने जाते हैं, इतने बाजारू और इतने बिकाऊ हैं, अब उनसे क्या बात की जाए। वो प्रेम को तो बिकाऊ चीज समझते हैं, मोहब्बत को बिकाऊ चीज समझते हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बातें ऐसे बिकाऊ लोगों के पल्ले तो पड़ने से रही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हैदराबाद की कार्य समिति में भी पसमानदा मुसलमानों से भी हमको संपर्क करना चाहिए। जिस तरह से हम पिछड़ों का, हिंदू जो हमारे शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, जैसे उनके उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृतसंकल्प होकर कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह से बिना किसी तरह के चुनावी लोभ के उनके साथ संपर्क करके उनके उन्नयन की दिशा में कार्य करना चाहिए। ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। अब ये कह रही हैं राधिका जी कि नहीं, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी, आजकल तो सूर्योदय इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी सवेरे सवेरे निकल पड़ते हैं, नहीं तो सूर्योदय ही नहीं होता। राधिका जी, अब क्या कहें, ये तो राहुल जी की कृपा है कि यहाँ पर गर्मी सर्दी मौसम इत्यादि परिवर्तित हो रहे हैं राहुल जी के नाते, नहीं तो यहाँ मौसम भी क्यों परिवर्तित होते। आपकी तो ये दशा है। आप लोग ये बस इतना ही कहना बाकी है कि ये सृष्टि इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी है, ये ब्रह्मांड इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी है, ये सौर मंडल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी है। तो जिनका पूरा जीवन जो है राहुल गांधी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और राहुल गांधी के बहुत पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की यात्रा बहुत पहले कर ली है जी, और हमको राहुल गांधी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में यात्राओं का सिलसिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, राधिका केड़ा जवाब। श्रीमान राहुल गांधी के जन्म में बहुत, लेकिन अब तो राहुल गांधी का ये तपस्वी अवतार है, जैसा कांग्रेस बार बार कह रही है। कई बार उसने अपने हैंडल से ट्वीट भी किया, तपस्वी हो गए हैं राहुल गांधी। एक यात्रा से तपस्वी हो गए हैं राहुल गांधी, राधिका जी? देखिए, सबसे पहली बात जो ये चीज दिख रही है ना, जिस तरीके से जो अभद्र भाषा, चाहे राहुल जी को गाली देना हो डिबेट के शुरुआत में जिसपे आपको आपत्ति नहीं हुई, चाहे अभी भी बिकाऊ और ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देखिए अमीश जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको चुप करा दीजिए या म्यूट कर दीजिए। क्या गाली है मुझे बताइए, झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं। गाली कौन सा है, कौन सा शब्द गाली बताइए, कौन सा शब्द गाली है बताइए, ये तरीका नहीं, कौन सा शब्द गाली है बताइए। आप झूठ बोल रही है ना, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। मुझे बताओ कौन सा शब्द गाली, अमीश जी बताइए। अमीश जी, गाली क्या मैंने दी बताइए, इनसे माफी मांगने कहिए, इनसे माफी मांगने की क्या गाली दी? राधिका जी, कौन सा शब्द गाली है? अच्छा, कौन सी गाली दी प्रेम शुक्ला ने? लैंग्वेज यूज करी थी, कौन सी गाली दी बताइए। ओके राधिका केड़ा, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, वाले शब्द है, क्या ये पार्लियामेंट में जाके इस्तेमाल होंगे? पाखंडी और धूर्त, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आप अपने घर वालों के साथ? पाखंडी गाली नहीं होती करते हैं, किसी को पाखंडी और धूर्त बोलते हैं। पाखंडी और धूर्त बोलना एक शब्द फूलमाला है, फूलमाला है। चलिए ठीक है, अमीश जी, गाली नहीं है ना, मैं भी ये बोल देती हूँ। मैं ठीक है, बोलिए अमीश जी को, बोलिए पाखंडी है वो, पाखंडी और धूत है, हिम्मत तो बोलिए। फिरोज का पोता जो है अगर ब्राह्मण हो गया तो पाखंडी है वो। ज्यादा हो रहा है, मेरे को मुद्दे पे बात करनी है। यहाँ पे डिबेट डीरेल की कोशिश हो रही है। अगर फिरोज का बेटा, फिरोज के पोते नहीं है वो, मुझे जब मैं बोलती हूँ फिरोज के पोते नहीं है क्या? वो विषय नहीं है प्रेम। फिरोज उनके दादाजी का नाम नहीं है क्या? उनके दादाजी का नाम फिरोज नहीं है क्या? अच्छा, मेरा निवेदन है, अच्छा एक सेकंड, प्रेम शुक्ला आप अपने टर्न पे बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, मेरा निवेदन मानिए। आप देखिए, उनके दादाजी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, अब वो स्वर्गवासी भी हो चुके हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में। जो भी उनका धर्म था उस विषय पर ये चर्चा यही संस्कृति है आपकी क्या? ठीक है, ये सभ्यता है, ये सीख मिली आपको भारतीय जनता पार्टी में। पहले आप महिलाओं को भी गाली देते थे नेशनल टेलीविजन पे, अब आप ये करते हैं, ये तो आपकी संस्कृति है। तो मुझे मत बताओ प्रेम शुक्ला, आपका वीडियो दिखा दूंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता को गाली बोली थी, तो मेरे को मत याद दिलवाइए ध्यान प्रदेश को। क्या गाली दी? किसी गाली नहीं दी मैंने, कभी नहीं गाली दी है, कभी किसी गाली नहीं दी। करते हैं, ये आप फिरोज को गाली समझ रही हैं? अमीश जी, ये गाली है, फिरोज गाली है,
फिरोज गाली है। अमीश जी, ये फिरोज कौन सी गाली? अच्छा, प्रेम शुक्ला, मेरा निवेदन, प्रेम शुक्ला, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं देखिए मेरा हम्बल समय, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। अभी राधिका खेड़ा का वक्त है। एक सेकंड राधिका जी शांत हो जाइए 10 सेकंड के लिए आप। प्रेम शुक्ला, मेरा निवेदन है, अभी राधिका खेड़ा का वक्त है, राधिका खेड़ा अपनी बात को समाप्त कर ले, फिर आप। फिरोज किस भाषा गाली आप बताइए? नहीं फिरोज को, अरे भाई वो क्या फिर कैसे वो कह रही गाली है? और कौन सी गाली दी मैंने? यही कहा ना, फिरोज का पोता जो है। अच्छा एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी मेरा निवेदन मानिए। भारतीय जनता पार्टी की जब ये घिरते हैं तो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनने की। अरे ना, अब मैं अपनी बात रख लूं तो आप इनको म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। फिरोज के पौत्र नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। ओ गॉड, बोलिए राधिका खेड़ा। देखिए पूरा इन्होंने डिबेट को डीरेल कर दिया, पूरी चीज डिबेट की डीरेल कर दी। सवाल पे हम क्या चर्चा कर रहे थे किसी को भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये कोई तरीका हो रहा है? आप कह रहे थे कि अब इनको भारत जोड़ो यात्रा के बाद याद आ रहा है। अपनी आपको शायद भूल गया होगा, मुझे याद है। आप कहती है भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनको याद आ रहा है। मुझे तो याद है अमीश जी, पर मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, जो मुद्दे हैं यही तो ये बार बार करते हैं, डिबेट पे आके ऐसे डीरेल करने की कोशिश करते हैं। जब जनता बात करती है, वो पूछना चाहती है, और ये परसों की ही रिपोर्ट है कि 36% गिरावट है पेट्रोल और डीजल कच्चे तेल के दामों में, जिसकी वजह से 18 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। उस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपके अपने राज्य ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, अपने राज्य ने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं 3 रुपए हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल बढ़े हैं, उसका भी जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल बढ़े हैं, क्योंकि इस घर में जाके छोड़ के गई है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को कि स्टेट के तो मतलब वहां पर 3 रुपए बढ़ना जायज है में, और ये सिर्फ टेम्पररी है, और टेम्पररी बढ़ाए है ना भारतीय जनता पार्टी के शासित। आपने दावा किया था, नहीं राधिका जी आपने दावा किया था कि पेट्रोल के डीजल के दाम कम करेंगे। कम करना तो दूर, बढ़ा और दिए। और वो कम होंगे, वो बिल्कुल कम होंगे, लेकिन आपको स्थिति बदलनी है। देखिए ओपीएस पे क्या माहौल बना, क्या देखिए हिमाचल की जनता ने किस तरीके से जश्न मनाया। मैडम मोन्टेग सिंह आलूवालिया, मनमोहन, एक सेकंड देखिए, ओपीएस बिकॉज आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट पर, ओपीएस पर मोन्टेग सिंह आलूवालिया ने एक बुक लॉन्च में क्या बोला था, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ओपीएस कितना बड़ा डिजास्टर फ्यूचर में साबित होगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए। वो आप उसके बारे में जब होगा, हो सकता है। तो ये तो होता ही है। श्रीलंका को भी यही लगता था, कि उनकी पॉलिसी डिजास्टर नहीं होगी, लेकिन फाइनली डिजास्टर हुआ। सच्चाई नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, क्या ये सच्चाई नहीं है? मैडम अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया भर में, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूके में अनएम्प्लॉयमेंट है, जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप क्या बात कर रही हैं? पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट आज का विषय है। रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर आई थी, एक सेकंड ना, सुनना पड़ेगा। रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर आई थी मनोज कुमार की, कब से अनएम्प्लॉयमेंट इशू है? मेरी बात सुन रहे, मैं सुन ही रहा हूं आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। अभी मैं कह रहा हूं रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार की फिल्म आई थी, तब से अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, बेरोजगारी महंगाई तब से इशू है। ये इशू आज के हैं? अरे भाई, जब से देश बना तब से इशू है। जी तो इन पर चर्चा नहीं होगी। आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कोविड काल में भी नहीं हुई। तो आप इसके लिए आप मनोज कुमार की पिक्चर पे जाएंगे बार बार। आज पे बात कर लिया ना, विश्व गुरु जिनके एक फोन कॉल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम होता है, वो वादे करके आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ? जो रोजगार था वो भी छिन गया। वादा क्या था? पेट्रोल और डीजल के दाम कितने के हो जाएंगे? 60 रुपए से कम हो जाएंगे। हुए क्या? वादा क्या था कि आपका जो डॉलर और वो होगा, रुपया होगा, एक बराबर होगा। और क्या कहा था? देश की साख गिरती है। रोज देश की साख नहीं गिर रही। कितनी डिबेट्स हुई थी। और ये मैं बकायदा कह रही हूँ, हमारी सरकार में वारिस प्रधान कुछ कहना चाहते हैं, करते थे हमारी सरकार को। आज कोई भी क्या बात करता है, लेकिन क्या से चल रहा है चिल्ला पुकार अमीश भाई? नहीं वारिस जी, आपका मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है डिबेट में? ओके वारिस पठान, लेकिन आप तो राहुल गांधी जो कहते हैं उसको आप सीरियसली नहीं लेते। आप कहते हैं कि वो है ही नहीं। वो उनने बोले अमीश भाई, वो जो राहुल गांधी जी ने कहा वो मैंने कहा। अब चलो भाई, राहुल गांधी की में वारिस पठान बात कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं। मैंने वारिस पठान को मार डाला। आप जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। आपकी सोच में मैं घूम रहा हूं। मुझे ठंडी नहीं लगती। अब ठंडी तो जिन को और भूतों को नहीं लगती, तो क्या मैं जिन और भूत? हमने ये बोला तो क्या खराब बोल दिया? राहुल गांधी ने बोला तो अच्छा, वारिस पठान ने बोला तो खराब। इस वजह से मैं बोल रहा हूं। अब आपने अमीश भाई बात नंबर 2, आपने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलोगे। अमीश भाई गलत। मोहब्बत, प्यार, इश्क ये किसी दुकान में नहीं बिक सकते। अनमोल है, अनमोल, प्राइसलेस है। ये यहां से आता है, दिल से। दिल से मोहब्बत निकलती है अमीश भाई।
मगर इस दिल में, जहन में नफरत पैदा किसने की? ये भाजपा वालों ने पैदा की नफरत कि नहीं, मुसलमानों की दुकानों से ये मत खरीदो, उनका आर्थिक बहिष्कार करो। ये भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था, परवेश शर्मा ने। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो राहुल जी खोल रहे हैं। नहीं लिया। अब वो क्या क्या खोल रहे नहीं मालूम है अमीश भाई, वो तो चलते ही जा रहे हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। लाल सिंह चड्डा बन के चल रहे श्रीनगर तक, अरे हिमालय तक चले जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अच्छी बात है, चलना सेहत के लिए अच्छा है, बॉडी फिट रहेगी, वेट कम होगा, लोग भी चल रहे हैं। अमीश भाई आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ रोज, मगर मैं इतना नहीं चलता जितना राहुल गांधी चल रहे हैं। मगर मैं यहाँ बोलने की बात ये है, जी जी, एक सेकंड, राधिका खेड़ा कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही है, काफी देर से वो बोलना चाह रही है। इवेंट मैनेजमेंट कर दिया जी जी जी, तो अब चलते चलते क्या करेंगे? ओके, राधिका खेड़ा की समस्याओं का वारिस पठान की बात पे प्रतिक्रिया। जिस तरीके से अभी वो भी गला काटने की बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैं कल से मेरा गला काट दो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अभी प्रणब मुखर्जी आप भी अरे राधिका दीदी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर दूंगा मेरी। अभी उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखते जो आरएसएस के अंदर जाते हैं। अभी प्रणब दा, लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रणब मुखर्जी गए थे ना आरएसएस के हेडक्वार्टर में, हेडगेवार की तारीफ किया, विजिटर बुक में लिख के भी आए, तभी क्यों नहीं बोले कुछ? इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम पे आप एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ। ठीक है ठीक है, अब राधिका खेड़ा को सुन लीजिए 40 सेकंड। ओके ओके ओके, वारिस पठान यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात 2 मिनट के करीब रखी। राधिका खेड़ा 40 सेकंड रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान। जी मैं कल से देख रही हूँ, ये बार बार जो मजाक बनाया जा रहा है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। खैर, आपसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि आप क्या समझेंगे तपस्या क्या होती है। और ये मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, जो बार बार राहुल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर सवाल उठाती है, ये उनकी अज्ञानता का प्रतीक है, और अज्ञानता का प्रतीक हमारे सनातन धर्म के प्रतीक। और राहुल जी ने पूरी बात में क्या कहा था, आज शिव जी को पढ़िए, समझिए, तो आप जानेंगे मैं क्या कह रहा हूं। और अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारे अघोरी होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, वो अपने ऊपर राख क्यों लगाते हैं, बताइएगा? मैं बताती हूँ, राख इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वो कहते हैं कि आखिर में तो यही है ना, हमने राख नहीं तो मिल जाना है। जो शिव जी की जाके तपस्या करते हैं पहाड़ में, वो सब कुछ तो राहुल जी कहाँ भोरी, कहाँ राहुल जी लेके आए थे? राधिका जी क्या लेके जाएंगे? सुनिए, हमारे में भी बोलते हैं राधिका जी, सुनिए, जब पैदा हुए तो पहला झबला पहना बिना जेब का, और जब मरेंगे तो कफन बिना जेब का। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? आप कॉमेडी शो पे आए हैं क्या? कॉमेडी शो पे आए हैं क्या? इस बात को सुनिए, दूसरों के धर्म की बात को मैं कॉमेडी देख रहा हूँ आपका, मैं बिल्कुल कॉमेडी शो में आया हूँ, मैं आपकी कॉमेडी देख रहा हूँ, मैं कॉमेडी शो में बैठ के आपकी कॉमेडी देख रहा हूँ और मजा ले रहा हूँ बराबर। यही तो नफरत मिटानी है कि आपको लगता है कि मेरा सनातन धर्म कॉमेडी है। शर्म आनी चाहिए आपको वारिस पठान, हम आपके धर्म के बारे में आप सनातन धर्म पे पहुंच गए। जो बोलना है बोलिए, चर्चा कर रही हूँ, और यहाँ पे बैठे आप राष्ट्रीय टेलीविजन में बोल के, आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो, आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे बैठ के सिर्फ मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ आपकी मजाक, 1 घंटे से आपकी मस्ती सुन रहा हूँ मैं। एक सीरियस बात आप नहीं कर सकते हो क्या? एक सीरियस बात आप नहीं कर सकते हो? खाली आरोप के सिवा आपको बोलने नहीं आता कुछ? नहीं देखिए, किसी के धर्म पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जी जी जी, आज छोड़िए, हमारे धर्म का तो आपने अपमान किया है, मैं तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, राधिका एक सेकंड। बोले जब पठान अच्छे हिल जाए, राधिका जी सुनिए, बोले जब पठान तो अच्छे हिल जाए, हाँ दे जो जुबान तो आप लोगों के पूरे झूठ खुल जाए। हाँ, जब मैं सच बोलूंगा। अच्छा ये देखिए, मेरा अच्छा, कॉमेडी बार बार वारिस पठान ने भी बोला, राधिका जी ने भी बोला, कॉमेडी शो। ओके, अजय आलोक अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। अजय आलोक भाई, सीरियस शो है, कॉमेडी शो नहीं है मेरा कार्यक्रम। कहा कि राहुल जी ने कहा मेरा सीरियस शो है भाई, नहीं। अभी उन्होंने कहा राधिका जी ने कि राहुल जी ने कहा सबको, कि राहुल जी ने सबको कहा कि तुमने शिव को पढ़ा है, शिव को पढ़ा होता तो ऐसी बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि राधिका जी ने शिव लगता है नहीं पढ़ा है, और राहुल गांधी ने भी शिव नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर शिव पढ़े होते ना तो पता चल जाता कि भगवा कहाँ से आया। जब पार्वती माँ ने अपने हाथ काट के अपने चोले को खून दिया था, और उस चोले को उन्होंने गोरक्षनाथ को दिया था, तब से भगवा आया, और तब से योगी या सन्यासी उसी भगवा को धारण करते हैं। तो कृपया शिव आप भी पढ़ लीजिए।
और राहुल गांधी को बोलिए कि भगवा से परहेज नहीं, भगवा हिंदू और सनातन संस्कृति की पहली पहचान है। और शुक्ला जी ठीक कह रहे थे, राहुल गांधी ना सनातनी है ना हिंदू है, इसलिए भगवा की पहचान नहीं होगी, लेकिन हम तब भी उनको ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अजय आलोक, आप एक आप एक लाइन बोलते हैं लगातार, आप एक लाइन बोलते हैं, आप कहते हैं ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो यात्रा कैसे? ये तो भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल जी तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं निरंतर। से लेकर कौन कौन जुड़ते जा रहे हैं लाइन से। केरल से शुरू हो रहा है, कश्मीर में अंत हो रहा है। जुड़ कौन रहे हैं? लगातार प्रहार किस पे किया जा रहा है? हिंदू तो नफरत, तो नफरती हिंदू, तो हिंदू कहना अपमान। तो केरल में कैसे कैसे डायलॉग आए? दोनों एक ही। कर्नाटका में इनके आलोक सुधाकरन केरल में क्या बोले इनके कांग्रेस के चीफ चाहे ने? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है अमीश भाई। हमारे लिए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी देखो उन्होंने क्या कहा, हम सनातनी धर्म वाले हैं, हम सनातनी धर्म मानते हैं। यही मोदी जी भी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनता सनातनी है भी। यहाँ पे तो जो सनातनी नहीं है वो भी तो सनातनी अपने आप को बोलने लगते हैं। अरे तो मेरे भाई हिंदू बोलने लगते हैं। क्या कीजिएगा, इस देश में विलक्षण प्रतिभा है। न मुसलमानों के वोट आपको लेने, मगर उनके लिए विलक्षण प्रतिभा है। जो हिंदू नहीं है वो भी जनविधारी हो जाता है। जी अरे मैं एक सेकंड, वारिस पठान कर रहा हूँ, वारिस प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ जी। वारिस कांग्रेस की प्रवक्ता चले जाते हैं। कौन आ गए? अच्छा डॉक्टर अजय आलोक, आपने अपनी बात को रखा। वारिस पठान, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला आप कॉमेडी शो कर रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हाँ तो मैंने उनको क्या जवाब दिया, आप कॉमेडी शो कर रहे हैं क्योंकि अमीश भाई याद रखो, बोले जब पठान अच्छे के दिमाग घूम जाए, और बोले जब पठान तो जो झूठे हैं उनका सच सामने आ जाए, पब्लिक को दिख जाए। अभी चल रहा है पठान ट्रेंडिंग में, आपको जो बोलना है बोलिए। कुर्सी की पेटी बांध लो मैडम, मौसम बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। क्यों बेइज्जत कर रहे हो पठानों को? अपने पठान को बोला है तो सुनना तो पड़ेगा। पठान को बोला है तो सुनना तो पड़ेगा, सच तो सुनना पड़ेगा। आपको झूठ और भ्रम फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको मुंह तोड़ जवाब देगा पठान। वारिस पठान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। वारिस पठान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। पर राधिका एक अरे आप कितनी सीट पे लड़े थे गुजरात? अच्छा ठीक है, राधिका गुजरात में कितनी सीट पे लड़े थे? वारिस पठान जवाब क्यों नहीं हराया बीजेपी? एक सेकंड, पीसीआर जिसका मैं नाम लूं उसका ऑडियो अप करिए। वारिस पठान, आपको बोला गया कि आप बी टीम है, जवाब 15 सेकंड, जवाब आप बी टीम है। अब ये आप देखिए अमीश भाई बी टीम कौन है, मैं आपको जवाब देता हूं। अभी गुजरात का चुनाव गया है रिसेंटली, बराबर है। हम तो सिर्फ 13 सीट के ऊपर लड़े अमीश भाई, जिसमें हमने 3 हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को दिया था। हार जीत अल्लाह के हाथ में, आज हारे कल जीतेंगे। जीत के हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मगर कांग्रेस पूरी के पूरी सीट पे लड़ी, सब सीट पे लड़ी। क्यों बीजेपी जीत गई, क्यों नहीं हरा सके? अब इन पे ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की अमीश भाई, तो ये हार का टिकड़ा हमारे सर पर डाल देते। अरे राधिका जी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए, गिरेबान में झांकिए, कहां कमी है। आपने अपनी बात को रखा, अब वाणी को विराम। राधिका खेरा 30 सेकंड, देन प्रेम शुक्ला। ओके राधिका खेरा 30 सेकंड्स। देखिए, कहीं पे भी अमीश जी, और इस बात पे बहुत चर्चा हो चुकी है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट कटवाने का काम करना होता है वहां वहां ओवैसी साहब आ जाते हैं। 13 सीटों पे बार बार पूछते हैं इतना पैसा कहां से आता है उनके पास, इतना पैसा कहां से लाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां करते हैं कहां से फंड हो रहा है। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। और ये धर्म की राजनीति, इस देश में धर्म मुझे जाना पड़ेगा ये जवाब लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन ओवैसी को 13 सीटों पर लड़ने का चुनाव अधिकार नहीं है। तो ओके आप कह रहे पैसा कहां से लेते हैं? कहां से पैसा आया? वारिस पठान, ये गलत इल्जाम है, वापिस लो, इल्जाम वापिस लो। आपने पैसा कहां से लाया इतने सारे टैंकर लगाने का, इतने बड़े बड़े कंटेनर लगाने का पैसा कहां से लाया राहुल गांधी ने? चले बताइए मुझे, जवाब दो मेरे को। राहुल गांधी कहां से पैसा लाया इतने बड़े बड़े कंटेनर लगाने का, एसी लगाने का, अंदर टॉयलेट लगाने का, आलीशान लिस्ट है? बताओ कहां से लाया पैसा, चलो बताओ मेरे को। प्रेम शुक्ला मुस्कुरा रहे हैं। याद रखना, पठान है पठान, मुंह तोड़ जवाब देगा आपको। ओके प्रेम शुक्ला देखिए, पिछले 7 मिनट 6 मिनट आपके पास नहीं आ पाया, 8 मिनट नहीं आ पाया, लेकिन आप देख ही रहे थे, कोई कॉमेडी शो कह रहा था, कोई पैसे का हिसाब किताब मांग रहा था। अब आपका वक्त है 20 सेकंड, कॉमेडी शो और पैसे का हिसाब किताब। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में विश्वास रखती है। हिंदू द्रोही कांग्रेस, उसको भी भारतीय जनता पार्टी पहचानती है और जो है जनता भी पहचानती है। और ओवैसी के बारे में क्या कहना? बहुत बहुत शुक्रिया। समय यहां समाप्त हो जाता है हमारा, लेकिन आज का निष्कर्ष है कि 2024 से पहले बहुत से रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन जनता जनार्दन का जो रंग होता है वो जबरदस्त होता है और उसको पता होता है कि पहले 9 विधानसभा के चुनाव हैं और फिर लोकसभा का चुनाव है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2024 से पहले कई रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अपना रंग चुनना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगला प्रोग्राम देश नहीं झुकने देंगे, नए अंदाज में।